हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल UVHBSC क्लासेस। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल ही। तो बढ़ते चैप्टर की तरफ, जनसंख्या संगठन। तो देखिए, जनसंख्या वर्ड से आप पहले ही परिचित हैं। जनसंख्या संगठन, ये संगठन वर्ड क्या है, ये इस पर आप डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जनसंख्या किन किन से मिलकर बनी है। आप इसे अलग अलग आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप लिंग के आधार पर देख लें, भाई इस जनसंख्या में इतने पुरुष थे, इतनी स्त्रियां थी, ठीक है। वर्ग अलग अलग आयु वर्गों के आधार पर देख लें, भाई 0 से लेकर 15 तक इतनी जनसंख्या थी, फिर 15 से लेकर 60 तक इतनी थी, उसके बाद जो वृद्ध जनसंख्या थी वो इतनी थी। इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि इतने लोग प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहे थे, इतने द्वितीयक सेक्टर में, और इतने तृतीयक सेक्टर में। और भी कर सकते हैं, जैसे आप इसे ग्राम और नगरों के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जनसंख्या को जो संगठन है, यानी उसका किस किस आधार पर इसके घटक आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आप एक और एग्जांपल देखें। जैसे आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, जैसे एक का नाम मैं बताता हूँ आपको, लीग ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, इसका नाम आपने सुना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन था जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाई थी, जो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इस संगठन को समझने में हेल्प करेगा हमारी। तो जो लीग ऑफ नेशन था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसे रोकने के लिए। इसमें 15 देश शामिल थे। तो इन 15 देशों को अलग अलग नाम ना देकर इसे एक नाम दिया गया, लीग ऑफ नेशन। तो वैसे ही हम जनसंख्या में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किनका, लिंग अनुपात का, व्यवसाय का, साक्षरता का। तो इन सभी को अलग अलग नाम ना देकर एक नाम दे दिया, जनसंख्या संगठन। यानी कि इसके अंदर जो है लिंग अनुपात का अध्ययन, साक्षरता का अध्ययन, व्यवसाय का अध्ययन, इन आदि और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। आई होप कि अब आपको ये क्लियर रहा होगा। तो इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय है जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन। अब ये जनांकीय क्या है, इससे समझ ले जरा। जनांकीय जो ये जनांकीय से बना है। अभी ये जनांकीय से ज़्यादा आप डेमोग्राफी देख लें, डेमोग्राफी भी इसे बोलते हैं, डेमोग्राफी, जनसंख्या शास्त्र, इस वर्ड से ज़्यादा आप परिचित होंगे। डेमोग्राफी ये ज़्यादा आपने सुना होगा। डेमोग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस ग्राफोज, ठीक है। डेमो का अर्थ स्टूडेंट जनसंख्या, और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना, यानी जनसंख्या किन किन से मिलकर बनी है उन सभी का वर्णन करना। तो बस यही था इसमें। जनसंख्या संगठन से अभिप्राय जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन करना, इसमें लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय आदि का अध्ययन शामिल किया जाता है। यही हमने आपको ऊपर समझाया। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग अनुपात। देखिए, इससे हमें जो है लॉन्ग टाइम तक काम लेना, तो इसे जरा ढंग से समझ लें आप, लिंग अनुपात। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से हाई लेवल के क्वेश्चन भी उठते हैं, जब आप HSC वगैरह एग्जाम देते हो तो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं पक्का। तो इसे जरा ढंग से देख लें कि लिंग अनुपात क्या है। कि कुल जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात है उसी को हम क्या बोलते हैं जी, लिंग अनुपात। एक बार दोबारा सुन लें कि कुल जनसंख्या में जितने पुरुष हैं और जितनी स्त्रियां हैं उनकी संख्या के बीच के अनुपात को, है ना, उस बीच की संख्या, कुल जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं जी। अब ये लिंग अनुपात बनाया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर जरा आप डिस्कशन कर लेते हैं। कि लिंग अनुपात ना किसी भी देश में स्त्रियों या फिर स्त्रियों की जनसंख्या या फिर पुरुषों की जनसंख्या को समझने में हमारी मदद करता है, उनकी स्थिति को समझने में मदद करता है। अगर किसी देश में लिंग अनुपात अनुकूल है स्त्रियों के, तो उस देश में पक्का स्त्रियों की स्थिति जो अच्छी रही होगी, है ना। और अगर कहीं प्रतिकूल है तो पक्का वहाँ पर भ्रूण हत्या, जो कि आज की टेक्नोलॉजी का जो एक नुकसान है कि भ्रूण हत्या जो है करवा दी जाती है, यानी कि जन्म लेने से पहले ही जो है जो शिशु होता है उसे मरवा दिया जाता है। तो एक कारण ये भी होता है कि लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल रहता है। इसके अलावा ये इसका और क्या महत्व है जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति समझने में भी जो है हमारी मदद करता है जी।
कि समाज में स्थिति कैसी है स्त्रियों की। इसके अलावा रोजगार भी, क्योंकि स्त्रियों के रोजगार अलग होते हैं स्टूडेंट पुरुषों की कंपैरिजन में। उपभोग प्रारूप क्या है कि जो स्त्रियां जो सामान यूज करती है या फिर यूं कहूं कि जो वस्तुएं यूज करती है वो पुरुषों से अलग होती है ना। तो ये इन सभी चीज़ों को समझने में जो ये लिंग अनुपात है ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसे समझने में, इन सभी चीज़ों को। तो इसीलिए हमें जो है लिंग अनुपात की जरूरत पड़ी। अब देखिए लिंग अनुपात निकालने के लिए अलग अलग देशों में जो है अलग अलग सूत्र इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ देशों में जो है ये सूत्र इस्तेमाल किया जाता है क्या कि पुरुषों की जनसंख्या बाय स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। इसे कैसे निकाला जाता है? इसे निकाला जाता है जी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी कि 1000 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुष कितने हैं, इस बात का इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये किया जाता है जी अलग अलग देशों में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के लिए क्या सूत्र इस्तेमाल किया जाता है लिंग अनुपात निकालने के लिए? भारत में इस्तेमाल किया जाता है जी स्त्रियों की जनसंख्या बाय पुरुषों की जनसंख्या इनटू में 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या, और उसमें क्या था जी 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या, और यहाँ पर क्या जी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या। अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में अब क्या हो रहा है कि स्त्रियां जो हर सेक्टर में पुरुषों से आगे जा रही है। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लें, लड़कियां जो है लड़कों से आगे मिलेगी, या फिर लड़कियों की जनसंख्या जो है लड़कों से ज़्यादा, उस लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से ज़्यादा मिलेगी जी। किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख सकते हैं अब एट प्रेजेंट टाइम में। तो यानी कि स्त्रियों का विकास हो रहा है, वो ऊपर उठ रही है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस सूत्र को कि भाई स्त्रियां ऊपर उठ रही है, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या वो आपने लिखना है ऊपर और पुरुषों के नीचे इंटू में कर देना है 1000। वैसे जो मैथ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस ट्रिक की जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है कि अनुपात वगैरह जो उनके सिलेबस में है, तो उन्हें पता है कि प्रति 1000 के बाद अगर पुरुष है तो इसे न्यूमिनेटर में लिखना है कि डिनोमिनेटर में लिखना है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रति 1000 के बाद जो भी आता है यहाँ पर उसे जो हम डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। देखिए भारत में ये सूत्र इस्तेमाल किया जाता है लिंग अनुपात निकालने के लिए, और अन्य जो देश हैं उनमें जो है ये सूत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग देशों में प्रतिशत के में भी जो है लिंग अनुपात मापा जाता है जी। तो भारत में कैसे निकाला जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, कितनी औरतें हैं 1000 पुरुषों के पीछे, इस बात से जो है ये लिंग अनुपात निकाला जाता है जी भारत में। अब देखिए भारत के संदर्भ में हमने लिखा है अनुकूल, आपने पढ़ा होगा अनुकूल जलवायु प्रतिकूल जलवायु, है ना। वैसे ही अनुकूल लिंग अनुपात प्रतिकूल लिंग अनुपात। अनुकूल लिंग अनुपात कब होगा? ये स्त्रियों के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम भारत में, क्योंकि भारत में स्त्रियों की जो लिंग अनुपात है, स्त्रियों की संख्या कम है। तो ये स्त्रियों के संदर्भ में हमने दिखाया है। कैसे देखें कि पुरुष है जी 1000 पुरुष हैं, और स्त्रियां अगर 1000 से कम है, किसी जगह 1000 पुरुष हैं, स्त्रियों की संख्या 1000 से कम है, चाहे कितनी भी हो 1000 से कम है, तो उस क्षेत्र में जो है लिंग अनुपात प्रतिकूल होगा। किसके? स्त्रियों के। हम स्त्रियों के कंपैरिजन में कर रहे हैं जी। लिंग अनुपात का ये मतलब नहीं है कि आप स्त्री के संदर्भ में मापोगे, इसे पुरुष के संदर्भ में भी हो सकता है। हो सकता है कोई स्थान ऐसा हो जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा हो, है ना। जैसे कि लैटविया में आएगा, आगे पढ़ेंगे इसे, कि जहाँ पर जनसंख्या जो है जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की जनसंख्या कम हो, तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात जो है पुरुषों के तो प्रतिकूल है लेकिन स्त्रियों के अनुकूल है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट क्या करते हैं, लिंग अनुपात को सिर्फ स्त्रियों के कंपैरिजन में जो है इसे जोड़कर पढ़ते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जी। ये स्त्रियों के भी अनुकूल हो सकता है और पुरुषों के भी हो सकता है जी, वो वहाँ की स्थिति के हिसाब से डिपेंड करेगा जी। तो देखिए 1000 पुरुष हैं अगर, और स्त्रियों की जनसंख्या अगर 1000 से कम है, तो लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल होगा जी। किनके? स्त्रियों के। और अगर 1000 पुरुष हैं और स्त्रियों की जनसंख्या 1000 से अधिक है, तो उस स्थिति में लिंग अनुपात अनुकूल होगा। किनके? स्त्रियों के। और अगर 1000 ही पुरुष हैं और 1000 स्त्री हैं, तो उस स्थिति में लिंग अनुपात जो है संतुलित होगा जी। ठीक है, ये उस स्थिति में लिंग अनुपात क्या होगा जी? संतुलित होगा। तो देखिए
हमारे देश में जो लिंग अनुपात निकाला जाता है जी, वो निकाला जाता है जी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है इस बात पर। लेकिन जो रूस और जो अन्य देश जो है, मैंने इसका जो पहले भी डिस्कस किया है कि रूस में जो जनसंख्या जो लिंग अनुपात है वो कैसे निकाला जाता है कि कुल जनसंख्या में पुरुष यानी मेल और फीमेल की जनसंख्या का प्रतिशत इस हिसाब से, यानी कि कुल जनसंख्या में से वो क्या करेंगे, पुरुष कितने हैं उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर स्त्रियां कितनी हैं उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, भाई पुरुष ज़्यादा हैं या फिर स्त्रियां ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से इन्हें पता चल जाएगा भी किसका ज़्यादा है। मान लो पुरुष का ज़्यादा तो ये बोलेंगे जी कि लिंग अनुपात जो है पुरुषों के अनुकूल है। तो रूस में जो लिंग अनुपात जो है वो परसेंटेज में निकाला जाता है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है जी, यानी कुल जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत का इस्तेमाल करके ये जो है लिंग अनुपात निकालते हैं। अब अमेरिका में जो ये लिंग अनुपात के लिए सूत्र क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी परसेंटेज में निकालते हैं। पुरुषों की संख्या बाय स्त्रियों की जनसंख्या इंटू में 100, परसेंटेज निकालने के लिए आप इंटू में 100 करते हैं। न्यूजीलैंड में क्या इस्तेमाल किया जाता है जी, स्त्रियों की संख्या बाय पुरुषों की संख्या इंटू में 100। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। देखिए एनसीईआरटी ने जो डाटा डिफाइन किया आपको वो सिर्फ डाटा इतना ही है, इससे ऊपर वाला, लेकिन ये हमने और भी उठाए ताकि आप कंपेयर कर सकें कि और देशों में कैसे मापा जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट अगला हमारा टॉपिक है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक। किसको जी, लिंग अनुपात को। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से कारक है जी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीनों ही हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डीप डिस्कस कर चुके हैं जी। जन्म दर क्या थी, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। मृत्यु दर क्या थी जी, 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या यानी मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रवास क्या था जी, जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है ना। तो ये तीनों जो है लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं हम अब समझेंगे। देखिए जन्म दर कैसे प्रभावित करती है। अब एक स्थान है, मान लो वहाँ पर स्त्रियां जो है यानी कि लड़कियां जो वो ज़्यादा जन्म ले रही हैं और लड़के जो कम जन्म ले रहे हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के अनुकूल हो जाएगा। तो यानी कि जन्म दर जो है वो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक है जी, बिल्कुल है जी। मृत्यु दर भी प्रभावित करती है जी, बिल्कुल करती है। कैसे, अगर अब देखिए अगर किसी स्थान पर स्त्रियों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो उस स्थान पर स्त्रियों का जीवन काल जो लंबा नहीं होगा, है ना, यानी कि स्त्रियों की मृत्यु ज़्यादा होगी। तो मृत्यु दर भी जो है लिंग अनुपात को प्रभावित करती है जी, बिल्कुल करती है जी। अब स्त्रियों की मृत्यु जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या में स्त्रियों की जो है कमी हो जाएगी जी, तो वो लिंग अनुपात को प्रभावित करेगा जी, बिल्कुल करेगा। प्रवास भी जो है मेन है जी, इसको प्रभावित करता है जी लिंग अनुपात को। कैसे कि हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में भी आपके साथ बताया था, आपके साथ जो डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी जो प्रवास की लहर जो चली वो चली जो यूरोप से उत्तरी अमेरिका की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट बुक होगी उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे जी। तो उसमें क्या था कि पुरुषों का ज़्यादा गमन हुआ जी, किन से, यूरोपीय देशों से उत्तरी अमेरिका की तरफ हुआ जी। अब जो यूरोप थे वहाँ पर जो है स्त्रियों की जनसंख्या जो है ज़्यादा हो गई, किसके कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में। तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ जी, स्त्रियों के अनुकूल हो गया जी लिंग अनुपात, है ना। तो लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल हो गया जी। कारण क्या रहा जी, प्रवास। क्यों, क्योंकि पुरुष जो है उत्तरी अमेरिका की तरफ जो है गमन कर गए और जो नहीं गए उनको जो है गुलाम बनाकर भी जो है ले जाया गया जी। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी ने कुछ डाटा डिफाइन किए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है पक्का उठ जाता है जी। देखिए विश्व का औसत लिंग अनुपात है जी 990 स्त्रियां, यानी कि 1000। अब देखिए अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपने पीछे तो ये बताया कि लिंग अनुपात जो है हम प्रतिशत में निकालते हैं। देखिए बच्चे, वो जो लिंग अनुपात था वो था जी दूसरे देशों के कंपैरिजन में। अब हमारे देश में क्या, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, इस बात से लिंग अनुपात निकाला जाता है जी। हम परसेंटेज में क्यों देखें इसे, है ना। हम दूसरे देशों का तरीका थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे, हम तो अपने देश में जो इस्तेमाल किया जाता है वो देखेंगे। तो यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या कितनी, इस हिसाब से लिंग अनुपात जो है डिफाइन करते हैं जी अपने यहाँ पर।
तो जी विश्व का औसत लिंग अनुपात है जी 990 स्त्रियां, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 990 स्त्रियां हैं जी, यानी 10 जो है वो कुंवारी रहेंगे, उनकी शादी नहीं होगी। उसके बाद जो सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो लेटविया में दर्ज किया गया जी, यानी कि यहाँ पर जो लिंग अनुपात जो था वो है जी 1187, यानी 1187 यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 1187 महिलाएं, यानी कि यहाँ पर जो है लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के अनुकूल है। और न्यूनतम लिंग अनुपात जी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई है ना, यूएई कितना जी 468 यानी 468 लिंग अनुपात है जी। यहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो महिलाओं के प्रतिकूल है जी और पुरुषों के अनुकूल है। दोनों हिसाब से आपको इसे जोड़कर देखना है कि महिलाओं के तो ये प्रतिकूल है और पुरुषों के ये अनुकूल है जी। और ये संयुक्त अरब अमीरात जो है ये भारत का जो है मित्र है जी, बहुत अच्छा। आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि भारत में भी जो है लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है और यहाँ पर भी स्त्रियों के प्रतिकूल, तो इस हिसाब से भी इसे ध्यान में आप रख सकते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी ने जो आपको आगे डिफाइन किया डाटा कि यूएनओ के द्वारा जो सूचीबद्ध देश है उनमें क्या था कि 139 देशों में लिंग अनुपात जो है अनुकूल था जी स्त्रियों के अनुकूल था जी 139 देशों में लिंग अनुपात, और 72 देश ऐसे थे जिनमें लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के प्रतिकूल राज। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हमने 2011 का डाटा कलेक्ट किया है और इसमें 0 से लेकर 6 आयु वर्ग के बीच में जो लिंग अनुपात मापा गया है, यानी कि 1 से लेकर 6 आयु वर्ग के जो चाइल्ड एज के जो बच्चे थे उनमें उनकी जनसंख्या काउंट किया गया और उनका लिंग अनुपात यहाँ पर हमने दर्शाया है। 2001 में जो लिंग अनुपात था वो था 927 और 2011 में जो लिंग अनुपात था जी वो हो गया जी 914, यानी कि लिंग अनुपात और भी ज़्यादा घट गया जी। कारण क्या रहा जी? कारण रहा जी टेक्नोलॉजी एक, तो दूसरा इसमें जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो इसने भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या जैसे ऐसे कार्य इसमें किए जाने लगे, यानी कि शिशु का जन्म से पहले ही पता कर लेना कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसमें जो ये भ्रूण हत्या जैसे कार्य यानी कि गर्भ में माँ के गर्भ में जो है बच्चे की मृत्यु करवा देना, जैसे ऐसे कार्य इसमें सम्मिलित हो गए, तो इससे भी जो है लिंग अनुपात पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जी। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है जी विश्व जनसंख्या की हमने संरचना उठाई है जी, अलग अलग महाद्वीपों के हिसाब से जो है हमने यहाँ पर लिंग अनुपात को दर्शाया। तो जो एशिया महाद्वीप है, अच्छा अब जरा विश्व के बारे में बात आप बाद में करेंगे, पहले अपने देश के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत में जो लिंग अनुपात है वो जी 940 स्त्रियां 1000 पुरुषों के पीछे, यानी कि 60 हो गए कुंवारे। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहली जनगणना हुई हमारी, यानी कि 1951 में, उस समय जो लिंग अनुपात था जी वो था जी 946, है ना, यानी कि अब घट गया। प्रतिकूल तो पहले ही था, अब और हो गया। तो अब आते हैं जी विश्व संरचना पर। ये थोड़ा हो सकता है यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठ जाए, तो आप इसे भी जो अपने नोट्स वगैरह में शामिल कर लें। तो विश्व जनसंख्या संरचना, तो देखिए एशिया महाद्वीप में जो लिंग अनुपात है जी वो है जी 964 964, यानी कि 1000 स्त्रियों के पीछे 964 स्त्रियां। अफ्रीका महाद्वीप में 999, यानी कि 999, और यूरोप महाद्वीप में जो लिंग अनुपात है वो जी 1055, दक्षिणी अमेरिका में 1033 और उत्तरी अमेरिका में 1029, और ओशेनिया महाद्वीप में 1000, यानी कि समझ रहे हैं बात इसको, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, संतुलित लिंग अनुपात, है ना, लिख देता हूँ यहाँ पर संतुलित लिंग अनुपात। अच्छा एक चीज़ इसमें और देखें कि ये जो है यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों में लिंग अनुपात अनुकूल है स्त्रियों के। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए यूरोप महाद्वीप से जो प्रवास की लहर चली किसकी तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ, तो उसमें जो है लोगों को बंदी बना के ले जाया गया जी, है ना।
तो एक कारण ये भी रहा जी कि इन क्षेत्रों में जो लिंग अनुपात इनके अनुकूल होने का जी। दूसरा एक कारण और भी है, देखिए कि ये जो यूरोप महाद्वीप है इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो लिंग अनुपात है वो पुरुषों के अनुकूल है जी। किनके? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा है जी, मेल ज़्यादा है जी, किसकी कंपैरिजन में? फीमेल की कंपैरिजन में। और इनमें जो इसमें जो नगर हैं, किसमें? यूरोप महाद्वीप की बात चल रही है, इसमें जो नगर हैं उनमें फीमेल ज़्यादा है जी, औरतें ज़्यादा हैं, किसकी कंपैरिजन में? मेल की कंपैरिजन में। यानी कि जो कृषि संबंधी जो कार्य है प्राथमिक सेक्टर में जो है मेल ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा प्रवास कर रहे हैं जी। और जो इसमें जो नगर की तरफ जो है स्त्रियां ज़्यादा प्रवास कर रही है जी, रोजगार के कारण। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। तो अगला हमारा टॉपिक है जी अत्यधिक महिला वाले देश, अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश। यानी कि इन देशों में जो है जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के अनुकूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल है, अत्यधिक। यानी कि एक होता है गुड, एक होता है एक्सीलेंट, है ना। तो ये एक्सीलेंट वाली स्थिति है। तो इसके लिए कुछ इन्होंने जो है औसत निकाला है भाई, औसत डिफाइन किया भाई, इससे अगर ज़्यादा कहीं है तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात जो है अत्यधिक होगा, अनुकूल किनके? स्त्रियों के। तो देखिए जिन देशों में लिंग अनुपात 1050 से अधिक है, यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या 1050 या फिर इससे अधिक है, किन के कंपैरिजन में? 1000 पुरुषों की कंपैरिजन में आप ऐसे मापते हैं। तो अगर स्त्रियों की जनसंख्या 1050 या फिर इससे अधिक है तो उन देशों में जो लिंग अनुपात है वो अत्यधिक अनुकूल होगा, किनके? स्त्रियों के, यानी कि अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश हो गए वो। तो इसका एग्जाम्पल उठाया हमने यूएसए और कनाडा। तो इसके बाद जो है ये था जी अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, और अब हमने उठाया जी अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। इसके लिए इन्होंने क्या जो डिफाइन किया डाटा कि 950 से कम, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे अगर स्त्रियों की जनसंख्या 950 से कम है, 950 से कम कितनी हो चाहे, तो उसे हम बोलेंगे अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। यानी कि यहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है जी और पुरुषों के अनुकूल है। भारत इसी में आता है जी, और इसमें आप यूएई को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो था आपका, संयुक्त राज्य अमीरात, इसे भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें, यूएई को। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये दोनों आपस में मित्र ही हैं। हम यहाँ से पेट्रोल वगैरह लेते हैं अपना, तो आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो अगला जो इसमें हमने जो डाटा उठाया वो है जी पुरुष अधिकता वाले देश। देखिए ये दोनों हैं, ये एक्सीलेंट वाली स्थिति है जी, है ना, एक्सीलेंट वाली स्थिति है जी, और ये जो है ये गुड वाली स्थिति है जी। यानी कि एक होता है जी गुड और एक होता है जी एक्सीलेंट। तो ये अत्यधिक वाले थे जी, अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष वाले देश। यानी कि यहाँ पर लिंग अनुपात जो है महिलाओं के अधिक था, अत्यधिक अधिक था जी, और यहाँ पर जो है पुरुषों के जो है अत्यधिक पुरुष यहाँ पर थे जी, लिंग अनुपात की अगर बात करें। तो उसके बाद जो हमने ये दूसरी स्थिति उठाई है जी पुरुष अधिकता वाले देश। यहाँ पर जो है लिंग अनुपात पुरुषों के अनुकूल तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ पर था जी, पुरुष अधिकता वाले देश। इसमें क्या इन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या में 1000 या फिर 950 स्त्रियां हैं, 1000 या फिर 950, तो उस क्षेत्र में जो पुरुषों, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे जी पुरुष अधिकता वाले क्षेत्र या फिर पुरुष अधिकता वाले देश। यानी कि स्त्रियों की जनसंख्या अगर 1000 और 950 के बीच में है, तो इसका एग्जाम्पल दिया जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, ईरान। उसके बाद है जी महिला अधिकता वाले देश। यानी कि अगर कोई देश है जहाँ पर जनसंख्या में 1000 या फिर 1050 स्त्रियाँ हैं, 1000 या फिर 1050 के बीच में अगर स्त्रियों की संख्या है, तो उसे हम बोलेंगे जी महिला अधिकता वाले देश। यानी कि इसके अंदर जो भी देश आएंगे वो वहाँ पर जो लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के अनुकूल होगा। इसका एग्जाम्पल हमने दिया जी यूक्रेन,
मंगोलिया, पोलैंड। तो स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में लिंग अनुपात कितना है, अफ्रीका महाद्वीप में लिंग अनुपात कितना है। इसके लिए हम आपको हिंट दे देते हैं, फ्री का नहीं खाना चाहिए, नो नो नो। एक बार दोबारा सुन लें कि अफ्रीका महाद्वीप में लिंग अनुपात कितना है। इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हिंट हम आपको दे देते हैं कि फ्री का नहीं खाना चाहिए, नो नो नो। अच्छा देखें, इससे आप कैसे याद रखेंगे कि इस चीज़ को आप ऐसे इससे जोड़कर याद करना है आपको, और इसे आपको इससे जोड़कर याद करनी है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।